तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैं मोहन कुमार इस चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपका भी मैट्रिक इंटर का फाइनल परीक्षा 1-2 महीने बचा हुआ है तो आप ही के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, जब परीक्षा 1-2 महीने बचा हुआ रहता है तो कुछ विद्यार्थी हार्ड वर्क करते हैं और कोई विद्यार्थी स्मार्ट वर्क करता है। दोनों शब्दों में काफी अंतर है। जो स्मार्ट वर्क करता है वो कम मेहनत में, कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट पा सकता है, और जो हार्ड वर्क करता है वो हार्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन कुछ टिप्स वो नहीं जानता, कुछ छुपी हुई बातें उसको नहीं पता है जो उसको करना चाहिए। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क की जगह में हम लोग यदि स्मार्ट वर्क करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं और अच्छा हम मार्क्स पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वही सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मार्कशीट मिलने तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा। आपकी जो भी परेशानी होगी आपका हर संभव प्रयास करूंगा उसे सॉल्व करने का। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि स्मार्ट स्टडी टिप्स, स्मार्ट स्टडी करने का क्या क्या टिप्स होता है, ये सबसे जरूरी बात होता है। तो यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। इन पॉइंट्स को बताने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे जरूरी है। इसके बाद इस टेबल को मैंने यहां क्यों बनाया है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि रिमूव फियर। ठीक है, कुछ भी काम करने से पहले आगे बहुत महत्वपूर्ण चीजें दी गई है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि रिमूव फियर। फियर मतलब डर। सबसे पहले अपने अंदर की जो डर है, फियर है, उसको बाहर निकालिए। क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन में मान लेंगे कि हम हार गए हैं तो हार गए हैं। यदि मन में मान लेंगे कि हम जीतेंगे तो आप कंफर्म जीतेंगे, इस पे कोई दो मत नहीं है। इसलिए अपने मन को छोटा नहीं करना है। आपने साल भर पढ़ाई की है अथवा नहीं की है, आपको डर लग रहा है, सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले आप अपने डर को निकालिए कि मेरे अंदर क्या डर है। यदि आप मन से डर गए तो समझिए आप डर गए। जो डर गया समझो आगे पता ही आप लोगों को कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने डर को निकालिए, रिमूव फियर। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि किसी विद्यार्थियों को बोल देंगे कि तुम नहीं पढ़ा है, नहीं कर सकेगा, तो वो और डर जाता है। तो अपने अंदर जो डर है उसे सबसे पहले बाहर निकालिए। इसके बाद आप कुछ काम कर सकते हैं। और यदि दूसरा काम डर डर के कीजिएगा तो उस काम में भी आप लोगों को मन नहीं लगेगा, दिमाग में चिंता खटकते रहेगा कि हम तो डर गए हैं, क्या होगा, अब नहीं होगा, अरे बाप रे, अब कैसे होगा, इतना बचा हुआ है, अब क्या होगा, अब तो हम गए काम से। तो सबसे पहले इस डर को निकालिए। अभी भी तुम में ताकत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। रिमूव फियर, ये कंफर्म हो गया कि सबसे पहले डर निकालेंगे। अगला चीज है मेक अ स्मार्ट सीट। एक स्मार्ट सीट बनाइए। स्मार्ट सीट कैसे बनाएंगे? अभी जो एग्जाम आपका 2 महीना बचा हुआ है तो एक स्मार्ट सीट बनाइए। स्मार्ट सीट कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे आपका मैथ है या आपका बायोलॉजी है या आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिंदी है, कुछ भी है, ठीक है। इस स्मार्ट सीट को बनाने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? स्मार्ट सीट को बनाने के लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा या आधा घंटा लगेगा। बना लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको लिखना है इजी टॉपिक। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इजी टॉपिक। इसके बाद लिखेंगे नॉट सो इजी, नॉट सो इजी टॉपिक। इसके बाद लिखेंगे मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ये मैंने लिख दिया। ये 3 जो चार्ट मैंने बनाया, एक चार्ट बना के इन 3 कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद जैसे मान लेते हैं मैथ है आपका, तो मैथ में जो इजी टॉपिक है, जैसे कि 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर है और नया सिलेबस में मान लेते हैं 13 चैप्टर आ रहा है या 12 चैप्टर आ रहा है। तो इस 12 चैप्टर को आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि जो आपको सबसे आसान लग रहा है आप उसे जानते हैं, तो जो चैप्टर आपको बहुत आसान लग रहा है आप उसे बना लीजिएगा। उसको क्या कीजिए, इजी टॉपिक में यहां पर लिख दीजिए कि चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, इस तरह से मुझे ये इजी है। इसके बाद नॉट सो इजी में क्या करना है दोस्तों? वैसे चैप्टर जो इजी तो लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमसे हो जाएगा। समझ में आ गया? वहां पर ऐसे टॉपिक्स को डाल देना, ऐसे चैप्टर्स को यहां पर इंक्लूड कर देना। इसके बाद है मोस्ट डिफिकल्ट, जो आपसे नहीं बनेगा, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, नहीं होता है, तो उस यहां पर बहुत कम ही बचेगा। तो यहां पर क्या करना है, वैसे टॉपिक्स को यहां इंक्लूड करना है। समझ में आ गया? जैसे कि मैथ हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको इस तरह से बना लेना है।
ठीक है। और बनाने के बाद जो आपका मैथ बुक है या फिर जो साइंस बुक है या फिर जो केमिस्ट्री बुक है या जो फिजिक्स बुक है, अभी क्या करना आपको, या फिर जो नोट्स है इसको बना लीजिए ऐसा करके कि मुझे ये है और अपना जो बुक का फर्स्ट पेज है उस पर ले जाके चिपका दीजिए। ठीक है, चिपका देना है। इसके बाद क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से देखिए। अब आपको यही बताएगा कि अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है। इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि इस पे ज्यादा ध्यान देना है। समझ में आ गया? तो इजी टॉपिक जो आपको आसान लग रहा हो, आप बना पा रहे हैं, उसे आसानी से चुटकी में बना दे रहे हैं। नॉट सो इजी मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है। और डिफिकल्ट मतलब हो गया किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, हमसे नहीं बन पाता है, हम नहीं बना पाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स या टॉपिक्स। तो अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये तो आप लोगों ने बना लिया, तो ये तो मैंने बना लिया। अब इसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट करना है इजी टॉपिक को और नॉट सो इजी टॉपिक को। इजी टॉपिक मतलब आप उसको रखें जो आप जानते हैं, नॉट सो इजी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस पे लेकिन बन जाएगा। तो ये दोनों को कंप्लीट करना है। इससे स्टार्ट नहीं कर देना है कि अरे बाप रे हम तो वो जानते ही नहीं है, बहुत हार्ड है, पहले उसी को शुरू करते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले इजी टॉपिक, इसके बाद नॉट सो इजी टॉपिक, ये दोनों को आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि इस पे तो बहुत कम रहेगा। ये दोनों को कंप्लीट करने से क्या होगा, आपका एक दम हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका जो मोटिवेशन है वो और बूस्ट हो जाएगा कि मेरा पहले से तैयार किया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको देखना है ना। तो सबसे पहले इजी टॉपिक, इसके बाद नॉट सो इजी टॉपिक, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपको आना है डिफिकल्ट टॉपिक में। समझ में आ गया? तो इस चार्ट को बनाइए, जैसे कि 12 चैप्टर है मैथ में, तो हो सकता है कि 6 चैप्टर यहां आ जाएगा, 4 चैप्टर यहां आ जाएगा और 2 चैप्टर यहां आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं आसानी से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, रहेगा कि हम जानते हैं। लेकिन इस तरह से बना लीजिएगा। बहुत से विद्यार्थी करते हैं कि मैथ बना रहा है तो बना रहा है, एकदम भटका हुआ मुसाफिर है वो, कभी 1.1 पढ़ रहा है, कभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है। सबसे पहले अपने आप को तौलिए कि हम क्या जानते हैं, क्या मेरे लिए इजी है, क्या हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और क्या मेरे लिए बहुत टफ है ना। यदि किसी विद्यार्थियों को मैं एपी बनाने दे देता हूं तो वो आसानी से बना देता है एपी, क्योंकि उसके लिए इजी है। अब 7 पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वो कहता है कि सर मुझे थोड़ा सा सूत्र हम लास्ट में भूल जाते हैं, तो वो हो गया नॉट सो इजी में। अब उसको बहुलक का सूत्र पूछते हैं तो वो बोल रहा है कि हम बहुलक आज तक पढ़े ही नहीं है और मेरे लिए सबसे हार्ड है, तो यहां पर वो बहुलक को रख लेगा। तो इस तरह से सबसे पहले अपने आप का एक सर्वे कीजिए कि मुझे क्या है, मैंने जो अभी तक पढ़ाई की है, अभी तक हम क्या जानते हैं, क्या मेरे लिए आसान है, क्या थोड़ा सा आसान है, और क्या मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। अपने आप को पहले ये तय करना पड़ेगा ना कि हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या मेरे लिए मुश्किल है, कहां पहाड़ खड़ा हो जाएगा, कहां हम आसानी से पार हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करना होगा। अपने आप का एक सर्वे कीजिए कि अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, इस 2 महीने जो बचा हुआ है, 2 महीने के बाद जो हम सबसे बड़े इम्तिहान में जाकर के बैठेंगे, उसके पहले अपने आप का एक गणना करना है कि हम क्या टफ है मेरे लिए, क्या आसान है मेरे लिए, और क्या कम आसान है मेरे लिए। सबसे पहले इस तरह से आप लोगों को एक बना लेना है चार्ट। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, 10th 12th इंटर, आर्ट साइंस कॉमर्स, किसी भी में, इस तरह से एक चार्ट बनाइए एग्जाम देने से पहले। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से सभी विद्यार्थियों को एक चार्ट बना लेना है। समझ में आ गया? अब आगे जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तो बना लिया, आपको पता चल गया कि मेरे लिए हार्ड क्या है और आसान क्या है, यहां तक क्लियर है। अब क्या कि सेट सम गोल्स। सेट सम गोल्स मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मैथ का जिम्मा ले लेना है कि आज मुझे मैथ खत्म कर देना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए। कैसा गोल्स बनाना है? छोटे छोटे। रात को सोते वक्त आप डिसाइड कर लीजिए कि कल मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर पूरा करना है जिसको हम यहां पर रखे हैं, कल मुझे मैथ का ये वाला चैप्टर पूरा करना है जिसको मुझे यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। तो रात को सोते समय अगले दिन का एक छोटा छोटा गोल्स बना लीजिए। समझ में आ गया? छोटे छोटे गोल्स मतलब कल मुझे इंग्लिश का ये वाला 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि कल मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना इंग्लिश पढ़ना है और किसको पढ़ना है। सबसे पहले एक गोल्स बनाइए जो आपको डिफिकल्ट, ये हम क्यों बनवाए, पहले आप लोगों को इसलिए बनवाए ताकि इसी को देख के आप बताइएगा, इसी से गोल्स डिसाइड होगा ना कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आज रात हो गया, सब चीज पढ़ लिया, आप सो रहे हैं, तो सोते सोते दिमाग में क्रिएट हो जाना चाहिए कि कल सोशल साइंस का, हिस्ट्री
हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हमको कल कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वो किस कैटेगरी में रखे हैं हम उसको, यहां पर है भाई, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, कल 2 बजे हम बैठ के इसको बायोलॉजी का ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला आप लोगों को बताएगा कि कल आगे आप लोगों को क्या करना है। तो सेट सम गोल्स, मतलब छोटा छोटा गोल्स बना लेना है अगले दिन के लिए। कब के लिए? अगले दिन के लिए छोटा छोटा गोल्स बना लीजिए और उस गोल्स को पढ़िए। समझ में आ रहा है? यदि किसी को कहा जाएगा कि इतना काम करो तो वो कहेगा बहुत बड़ा है, लेकिन उसी काम को यदि छोटा छोटा भाग में करने बोलेंगे तो वो आसानी से कर देगा, थोड़ा सा आज कर लेगा, कल कर लेगा, इस तरह से छोटा छोटा है तो उतना ही, लेकिन छोटे छोटे गोल्स में करेंगे तो आपको आसान लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा इसको। तो सेट सम गोल्स, यहां समझ में आ गया। पहले चार्ट बनाएंगे अपने हिसाब से, ये चार्ट सबका अलग अलग होगा। इसके बाद इसको बनाने के बाद एक गोल्स बनाना है। टारगेट दिख गया है कि हाँ वहां पर है, तो अब हम लोग को गोल बनाना होगा ना कि अब टारगेट कैसे अचीव करेंगे वो तो पता होना चाहिए ना। जैसे डिसाइड कर लिया कि हमको ये पाना है, तो उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये हो गया सेट सम गोल। अगला चीज है आर एंड एम स्टडी। ये क्या होता है भाई? आर ऑब्लिक एम स्टडी। देखिए आर ऑब्लिक एम मतलब रीड एंड मार्क, रीड एंड मार्क। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है किसी भी चीज को याद करने के लिए। अब मान लेते हैं आप डिफिकल्टीज में किसी को रखें या फिर यहां किसी को रखें, तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आर एंड ऑब्लिक एम जो है रीड एंड मार्क। सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई पेज है, इसको आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पूरा इसको पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद क्या करना है? मार्क कर लेना है। अब मार्क कैसे करेंगे? इसको पूरा पढ़ने के बाद, जैसे कि बूस्टर का नियम पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको मार्क कर लेना कि ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, फिर ये वाला वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पढ़ा आपने, एक चैप्टर्स में मान लेते हैं आपको 25 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, तो उस 25 को आपने पढ़ते पढ़ते क्या कर लिया? मार्क कर लिया। अब दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो फिर पूरा एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, आपने जो मार्क किया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ना है। पढ़ने का जो मेन तरीका होता है ये होता है कि पहले हम पढ़ें, इसका जो हमें इंपॉर्टेंट लगा उसको मार्क कर लिए, ठीक है, इसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो जो आप मार्क किए हैं सिर्फ उसको पढ़ना है। समझ में आ गया? और उसको कॉपी पे नोट कर लेना है, ठीक है। तो रीड एंड मार्क, देख सकते हैं मैंने यहां बताया आर ऑब्लिक एम, रीड एंड मार्क। रीड करते करते मार्क करना और फिर से मार्क जो किए हैं सिर्फ उसको रीड करना। इससे आपको क्या होगा? याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला चीज है रिमेंबर डायग्राम। किसी भी चीज को पढ़ते वक्त उसके डायग्राम को मत छोड़िए, डायग्राम जो उसको बनाइए। अब थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं तो प्रमेय के साथ साथ डायग्राम याद होना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं जहां डायग्राम है, आपको वहां डायग्राम कंफर्म याद होना चाहिए, आकृति जो है कंफर्म याद होना चाहिए। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस जो वो और बढ़ जाता है कि बीच पे यदि कुछ भूल भी गए तो उस डायग्राम को देख करके हम आसानी से क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। तो आर ऑब्लिक एम स्टडी जो ये बहुत जरूरी है। और रिमेंबर डायग्राम, डायग्राम को जो है दोस्तों याद करना है, डायग्राम याद करना सबसे जरूरी होता है। तो ये हो गया रिमेंबर डायग्राम। अगला चीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है? फ्रीक्वेंटली पढ़ना है। जैसे सबको पता है, ये पूरा झारखंड का स्टूडेंट जानता है कि थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय 10th में आता ही आता है। दोनों में से कोई एक ठो आएगा, या तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब थेल्स आएगा या तो थेल्स का ऑपोजिट पाइथागोरस आएगा या पाइथागोरस का ऑपोजिट। यह ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा प्रमेय है जो हर साल पूछा है। इतिहास गवाह है कि हर साल यह क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल आएगा, इस बार भी आएगा। कोई मॉडल पेपर में देखिए पाइथागोरस को कहा है कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार का स्क्वायर का बराबर होता है, ये दिखाइए, ठीक है, जोड़ के बराबर होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये ऐसे टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब फ्रीक्वेंटली आप लोगों को इसको रिवाइज करना है। समझ में आ गया? अब जैसे ओम का नियम कई बार आ चुका है, ठीक है, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रखा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है, जो नए सिलेबस में है, जो मॉडल पेपर में रखा गया है, इन सब चीजों को क्या करना है? फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, मतलब बार बार उसको क्या करना है? रिवाइज करते रहना है, क्योंकि उसके आने की चांसेस जो है दोस्तों वो ज्यादातर हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इस बार तो खैर कोविड-19 के कारण आप लोगों को कुछ अलग प्रिविलेज दी गई है, मतलब कुछ और भी सुविधाएं दी गई है कि मॉडल पेपर रिलीज हुआ है और सिलेबस घट गया है। तो इस बार
और दिमाग लगा सकते हैं आप कि जो मॉडल पेपर में है और जो सिलेबस में उसको और अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, मॉडल पेपर में भी है, किसी सैंपल पेपर में भी है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको और ज्यादा रिवीजन करना, उसको और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक को बारंबार क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बारंबारता, तो बारंबार इसको क्या करना है, रिवीजन करना। अगला चीज है कि बी कंसिस्टेंस, मतलब इतना जो हम बताए ना, इतना जो ताम झाम आप लोगों को बताए, इसको लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किए, 2 दिन छोड़ दिए, 3 दिन किए, फिर चौथा दिन छोड़ दिए, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंसी यहां पर टूट जाती है। कंसिस्टेंसी मतलब आप जो कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए, समझ में आ रहा है। डेली 8 घंटा पढ़ने का टाइम बैठाए तो डेली 8 घंटा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटा पढ़े। तो इन जो इतना हम चीज बताए ना, इसको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। लेकिन इसको सभी विद्यार्थी अभी तुरंत जाकर के वीडियो खत्म होगा और तुरंत बना लीजिएगा, इसको समझ में आ गया। अगला चीज है, देख सकते हैं बी कंसिस्टेंस, ये मैंने बता दिया कि कंसिस्टेंस होना सबसे जरूरी है। अगला चीज है प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। याद तो कर लिए, लेकिन अब उसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन साइकिल चलाने सीख गए, अब छोड़ दिए तो आप भूल जाइएगा। डेली यदि चलाते रहेंगे तो क्या होगा, मुझे याद रहेगा कि हम कैसे चलाना है, ठीक है। तो क्या करना है कि सैंपल पेपर लीजिए, गैस पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मॉडल पेपर में रखा गया है, इन सब क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बनाने का, ठीक है। अब बैठ करके लेंस मेकर फॉर्मूला बना रहे हैं कि फिगर ड्रॉ करना ऐसे होता है, ओम का नियम बना रहे हैं ऐसे होता है, ठीक है, किरण आरेख बना रहे हैं ऐसे होता है। 11.1 का जो रचना है वो याद करने का कोई चीज ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस किए बिना कोई कर ही नहीं पाएगा, कर पाएगा। अब हाइट एंड डिस्टेंस कैसे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वो पाद के साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है, तो अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो ये सब क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस का होगा ही नहीं, और ये सब क्वेश्चन आएगा। 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उससे कौन कहता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जो प्रमेय मैंने बताया, 4 प्रमेय जो थ्योरम है, वो थ्योरम आएगा, कंफर्म आएगा। नहीं आएगा तब आप मुझे बोलिएगा। तो वो क्या होगा, उसको क्या करना होगा, लगातार हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी उसको एग्जाम में अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया, तो उसको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। अगला चीज देख सकते हैं कि गुड पोस्चर कहने का मतलब पढ़ने का ढंग। अब कोई विद्यार्थी क्या होता है कि बिछौने पे लेट करके, एकदम बिछावन पे लेट करके, तकिए लगा करके, उसे क्या होगा, उसको धीरे धीरे नींद आती है, नींद आने लगता है, मतलब क्या, वो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सो जाता है। कोई विद्यार्थी ऐसे करके पढ़ता है। तो हर तरह का अलग अलग तरीका होता है। क्या करना है, अपने स्टडी टेबल पास एक चेयर लगाइए और आसानी से बैठ करके पढ़िए। अपने आप को सूख नहीं देना पढ़ते वक्त, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक बोतल पानी लेके बैठ गए हैं और पढ़ने के लिए, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा, ज्यादातर देर तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो गुड पोस्चर होना जरूरी है। पढ़ने का, बैठने का जो ढंग होता है वो सबसे जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया। यदि आप लेट करके पढ़ते हैं तो क्या होगा, नींद आ जाएगा, सो जाएंगे। एक बोतल पानी लेके बैठते हैं तो बार बार आप पानी पिएंगे, बार बार टॉयलेट जाएंगे, इससे क्या होगा, ना आप पढ़ पाएंगे और ना ही अच्छे से सो पाएंगे। तो दोनों तरफ से चौपट हो जाएगा। तो यहां क्या करना है कि गुड पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो लास्ट चीज है कि हैव फेथ, अपने आप में विश्वास रखिए कि मैं यह कर लूंगा, ठीक है। अपने आप पर ही यदि किसी को विश्वास नहीं है तो उसे रिजल्ट पर क्या विश्वास होगा कि हम अच्छा कर लेंगे। यदि खुद पर विश्वास नहीं है तो आप दूसरों पर विश्वास बेकार कर रहे हैं। यदि पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए कि हाँ मुझे याद हो जाएगा, हाँ मैं लिख लूंगा अच्छे तरह, मुझे भी याद होता है। जैसे कोई टॉपर पढ़ता है वैसा मैं भी पढ़ सकता हूं। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि अपने आप में हमें क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि ना हम किसी से कम है और ना ही किसी से ज्यादा है। जितना एक टॉपर में ताकत है उतना मेरी भी ताकत है। हम दिमागी रूप से कमजोर नहीं है। कोई विद्यार्थी सोच लेता है कि मेरा दिमाग जो है जन्म से कमजोर है, हम नहीं पढ़ सकते, हमको याद होगा ही नहीं। तो मेरा बात मानिए कि उसको कभी याद नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग में अपना ये फितूर बैठा लिया है कि हमको याद होता ही नहीं। सबसे पहले इस दिमाग से जो दोस्तों इस फितूर को हटाना पड़ेगा, यानी हम लोगों को अपने आप में विश्वास जगाना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास क्रिएट करना होगा, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से
क्लियर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। तो यहां जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताया, यह आप लोगों को कैसा लगा और आपने ये वीडियो कहां कहां से देखा है, एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और एक नेक काम जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी विद्यार्थी को इस वीडियो को शेयर करना है, और कौन कौन शेयर करेगा मुझे कमेंट करके नीचे जल्दी बता दीजिए। आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं यह भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो यहां बताया उसका फॉलो कौन कौन करेगा कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।